औद्योगिकरण का तात्पर्य भाप या विद्युत जैसे ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित अर्थात मानव उत्पादन से मशीन उत्पादन की ओर परिवर्तन से है। इन परिवर्तन ने एक विशाल आबादी को कृषि कार्यों से मुक्त कर दिया, जिससे उन्हें कारखानों, कार्यालयों या दुकानों में नौकरी करने के लिए शहरी क्षेत्र की ओर पलायन करना पड़ा। यह प्रतिरूप विशेष रूप से पश्चिम में देखा गया। औद्योगिकरण के प्रभाव शहरी केंद्रों पर ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में नगरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। हालांकि सूरत और मछलीपट्टनम जैसे पारंपरिक शहरी केंद्रों का पतन हो गया, वहीं बम्बई तथा मद्रास जैसे नए औपनिवेशिक शहरों का उद्भव हुआ। ये शहर प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात और निर्मित वस्तुओं के आयात के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए, जो औपनिवेशिक भारत में वैश्विक पूंजीवाद का प्रतीक था। औपनिवेशीकरण के कारण आर्थिक केंद्रों और सीमांत औपनिवेशिक बस्तियों की दोहरी भूमिका सामने आई। समुद्र तटीय नगर जैसे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास उपयुक्त माने गए, क्योंकि इन जगहों से उपभोग की आवश्यक वस्तुओं का निर्यात आसानी से किया जा सकता था। साथ ही यहीं से उत्पादित वस्तुओं को सस्ती लागत से आयात किया जा सकता था। औपनिवेशिक नगर ब्रिटेन में स्थित आर्थिक केंद्र और औपनिवेशिक भारत में स्थित हाशिए के बीच महत्वपूर्ण संपर्क स्रोत थे। इस प्रकार ये नगर भूमंडलीय पूंजीवाद के ठोस उदाहरण थे। विचारणीय बिंदु है कि बम्बई कच्चे कपास के निर्यात के लिए प्राथमिक बंदरगाह बन गया, जबकि कलकत्ता और मद्रास क्रम से जूट और अन्य वस्तुओं जैसे कॉफी, चीनी, नील और कपास के निर्यात के लिए उल्लेखनीय बन गए। भारतीय समाज पर पश्चिम के विपरीत औपनिवेशिक भारत में औद्योगिकरण प्रक्रिया का सामाजिक संरचना और शहरीकरण पर मिश्रित प्रभाव पड़ा। हमने नए सामाजिक समूहों और संबंधों को बढ़ावा दिया, जो व्यापक सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन का प्रतीक है। भारत में ब्रिटिश औद्योगिकरण के कारण कुछ क्षेत्रों में भी औद्योगिकरण का प्रारंभ हुआ। मैनचेस्टर से प्रतिस्पर्धा के कारण कपास और रेशम जैसे पारंपरिक निर्यात में कमी हो गई। शहरीकरण के बजाय कृषि में वृद्धि हुई। अंततः भारत में औद्योगिक एवं शहरी परिदृश्य पर औपनिवेशिक नीतियों का विरोधाभासी तथा अनपेक्षित परिणाम देखने को मिला है। आर्थिक परिदृश्य पर उदारीकरण स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों से लेकर 1990 के बाद के उदारीकरण तक औद्योगिकरण के विकास का विस्तृत अन्वेषण बदलते आर्थिक परिदृश्यों के साथ संरेखित औद्योगिक रणनीतियों के परिवर्तन को दर्शाता है। स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण औपनिवेशिक शासन ने भारतीय राष्ट्रवादियों को विकास और सामाजिक समानता के उत्प्रेरक के रूप में औद्योगिकरण में प्रतिभागी बनने के लिए प्रेरित किया। उपनिवेशवाद से पहले के भारत की जो तस्वीर कथा, साहित्य आदि से दिखती थी, उसमें समृद्धि और संपन्नता थी, लेकिन उपनिवेशवाद के बाद के भारत में गरीबी दिखाई देती थी। स्वदेशी आंदोलन ने भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रति निष्ठा को मजबूत किया। आधुनिक विचारों के द्वारा लोगों ने अनुभव किया कि गरीबी को दूर किया जा सकता है। रणनीतिक औद्योगिक विस्तार भारतीय राष्ट्रवादियों ने अनुमान लगाया कि तीव्र और बृहद औद्योगिकरण के द्वारा आर्थिक स्थिति में आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं, जिससे विकास और सामाजिक न्याय हो पाएगा। भारी मशीनीकृत उद्योगों का विकास हुआ। इन्हें बनाने वाले उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार और बड़े कोऑपरेटिव क्षेत्र के महत्वपूर्ण माना गया। भारतीय राज्य ने सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार और पर्याप्त शहरी क्षेत्र को बढ़ावा देने पर जोर दिया तथा न केवल आर्थिक विकास के बल्कि स्वतंत्रता के बाद सामाजिक समानता सुनिश्चित करने
भी औद्योगिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। चाय बागान औपनिवेशिक उद्यम के रूप में चाय उद्योग भारत में चाय उद्योग स्थानीय उद्योगों पर औपनिवेशिक प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है। आधिकारिक दस्तावेजों से पता चलता है कि औपनिवेशिक सरकार ने स्थानीय मजदूरों की कीमत पर ब्रिटिश बागान मालिकों को लाभ पहुंचाते हुए मजदूरों को जबरन भर्ती करने और बनाए रखने के लिए बेईमानी की। औपनिवेशिक प्रशासकों का रुख औपनिवेशिक प्रशासक ब्रिटिश बागान मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिए मजदूरों के विरुद्ध अपनी कठोर रणनीति से परिचित थे। वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि औपनिवेशिक भारत में शासन के कानूनों को ब्रिटेन से प्रचलित लोकतांत्रिक मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता नहीं थी, जो औपनिवेशिक उद्देश्यों पर आधारित व्यवहार में एक तीव्र अंतर को दर्शाता है। बागान मालिकों और मजदूरों के बीच जीवन आधारित द्वंद्व। यह द्वंद्व ब्रिटिश बागान मालिकों और भारतीय मजदूरों की जीवन स्थिति के बीच एक स्पष्ट असमानता को प्रदर्शित करता है, जो गहरी जड़ें जमाए हुए औपनिवेशिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। जबकि मजदूरों को कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, बागान मालिकों ने तुलनात्मक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त जीवन शैली का आनंद लिया, जो उद्योग के भीतर औपनिवेशिक पदानुक्रम को दर्शाता है। स्वतंत्र भारत में नगरीकरण का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या की आवाजाही, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अनुपात में कमी एवं समाज का इस परिवर्तन के साथ अनुकूलन से है। स्वतंत्रता के बाद शहरीकरण की प्रवृत्ति। समाजशास्त्री MS.A. राव ने स्वतंत्रता के बाद भारत में शहरीकरण के प्रकारों का विश्लेषण करते हुए कई गांवों पर बढ़ते शहरी प्रभाव पर प्रकाश डाला। इस प्रभाव की सीमा गांव के निकटवर्ती शहरी केंद्रों के साथ संबंधों पर निर्भर करती है, जो 3 अलग-अलग प्रभावों में प्रकट होती है। नीचे दिया गया चार्ट दर्शाता है कि भारत में नगरीय जनसंख्या और नगरीय संकुल या कस्बों की संख्या बढ़ रही है। दूसरा चार्ट दिखाता है कि नगरीय आबादी का प्रतिशत बढ़ रहा है, लेकिन नगरीय जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर जनसंख्या के घटने की प्रवृत्ति को दिखा रहा है। शहरी जनसंख्या समृद्धि। वर्ष 1951 में भारत की जनसंख्या के 70.29 अर्थात 62.44 मिलियन लोग 2,843 कस्बों में रह रहे थे, जबकि वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या 31.16% अर्थात 377.10 मिलियन लोग 7,935 कस्बों में रह रहे थे। यह निरपेक्ष जनसंख्या, नगरीय संकुल या कस्बों की संख्या और नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत भाग के रूप में स्थिर वृद्धि दर्शाती है। हालांकि वर्ष 1981 से 2001 में नगरीय जनसंख्या में गिरावट दिखने वाली 10 की वृद्धि दर ने इस प्रवृत्ति को उल्टा दिया और वर्ष 2011 में इसमें मामूली वृद्धि देखी गई। वर्ष 1951 में नगरीय आबादी की 10 की वृद्धि दर 41.42 थी। वर्ष 2011 में यह 31.8 थी। शहरी विस्तार और वैश्वीकरण। वर्तमान में हो रहे वैश्वीकरण ने शहरीकरण को काफ़ी बढ़ावा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शहरों का विस्तार और परिवर्तन हुआ। 21वीं सदी में शहरीकरण की गति बहुत तीव्र है। ग्रामीण विकास को पीछे छोड़ता हुआ शहरीकरण। स्वतंत्रता के पश्चात एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि पहली बार शहरी जनसंख्या की वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों की वृद्धि दर से अधिक हो गई, जिसका कारण ग्रामीण विकास दर में तीव्र कमी है, जबकि शहरी क्षेत्रों के विकास दर बनी हुई है। जनसंख्या की यह गत्यात्मकता महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है, जो आधुनिक भारत में नगरीकरण के महत्व पर बल देती है। सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन तब होता है जब मूल्यों और विश्वासों में हो रहे परिवर्तन समय के साथ सामाजिक मानदंडों
एवं प्रथाओं को आकार देते हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ हुए सामाजिक सुधार आंदोलन, यह सुधार 19वीं सदी के समाज सुधारकों और प्रारंभिक 20वीं शताब्दी की राष्ट्रवादी नेताओं के समायोजित एवं सजग प्रयासों से संबंधित हैं, जो उन सामाजिक व्यवहारों में परिवर्तन लाने के लिए था जो सहम, जो महिलाओं, निम्न जातियों के साथ भेदभाव करते थे। उपनिवेशवाद से प्रभावित होकर 19वीं शताब्दी में कई सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, जिन्होंने सामाजिक बुराइयों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जातिगत भेदभाव और विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध आदि को समाप्त करने का प्रयास किया। जबकि पूर्व औपनिवेशिक भारत में बौद्ध धर्म, भक्ति और सूफी आंदोलनों के माध्यम से भेदभाव से लड़ने के प्रयास किए गए थे। 19वीं शताब्दी के सुधारों में पारंपरिक साहित्य और एक नए दृष्टिकोण के साथ पश्चिमी उदारवाद का विशिष्ट मिश्रण देखा गया। प्रसिद्ध समाजशास्त्री सतीश सबरवाल औपनिवेशिक भारत में परिवर्तन के आधुनिक ढांचे के 3 पहलुओं के माध्यम से आधुनिक संघर्ष का विस्तार से चर्चा करते हैं। इसमें संचार के तरीके, संगठन के रूप और विचारों की प्रकृति शामिल है। संचार के तरीके ब्रिटिश प्रिंट, टेलीविज़न और स्टीमशिप जैसी नई प्रौद्योगिकियों ने विभिन्न क्षेत्रों में तीव्र संचार और सुधारवादी विचारों के आदान प्रदान को सुगम बना दिया। केशव चंद्र सेन और पंडित रामाबाई जैसे सुधारवादियों ने भारत में विभिन्न भागों की यात्रा की तथा कुछ ने तो विदेशों की यात्रा भी की, जिससे सामाजिक सुधारों पर चर्चाएं अधिक प्रभावी हुई। संगठनों के स्वरूप आधुनिक सामाजिक संगठनों जैसे बंगाल में ब्रह्म समाज और मुंबई में आर्य समाज की स्थापना, वर्ष 1914 में अंजुमन ख्वातीन ए इस्लाम की स्थापना। ये भारत में मुस्लिम महिलाओं की राष्ट्र स्तरीय संस्था थी। समाज सुधारकों ने सभाओं और गोष्ठियों के अलावा जनसंचार के माध्यम जैसे अखबार, पत्रिका आदि के माध्यम से भी सामाजिक विषयों पर वाद विवाद जारी रखा। विचारों की प्रकृति, समाज सुधारकों द्वारा लिखे गए सुधारवादी साहित्य और विचारों का अनेक भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। उदाहरण के लिए विद्यासागर की पुस्तक का मराठी अनुवाद विष्णु शास्त्री द्वारा वर्ष 1868 में प्रकाशित किया गया। गृहस्थी, विवाह और शिक्षा से संबंधित नई विचारधाराओं का जन्म हुआ, जिसमें शिक्षा, विशेषकर महिला शिक्षा में सामाजिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण माना गया। पुणे में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने के ज्योतिबा फुले के अग्रणी प्रयास ने इस परिवर्तन को उजागर किया। विविध दृष्टिकोण और अंतर विवाद। यद्यपि सुधार आंदोलन में अनेक सामाजिक सुधार मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जो व्यापक स्तर पर व्याप्त थे, तथापि उनके सरोकार भी विविध थे। कुछ ने उच्च जाति मध्यम वर्ग के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया, जो कुछ ने जातीय आधारित उत्पीड़न पर समुदायों के भीतर होने वाली बहसें आम थी, जैसे मुस्लिम सुधारकों के बीच बहुविवाह के संबंध में चर्चाएं और ब्रह्म समाज के सदस्यों के बीच सती प्रथा का विरोध, जो कि धर्म सभा द्वारा पवित्र ग्रंथों के सुधारवादी व्याख्याओं के प्रति प्रतिरोध के विपरीत था। पुनर्व्याख्या और बौद्धिक विकास का काल। यह काल गहन प्रश्नोत्तर और पुनर्व्याख्या का काल था, जिसने बौद्धिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा दिया। ज्योतिबा फुले द्वारा पूर्व आर्य युग के गौरव का स्मरण कराने तथा बाल गंगाधर तिलक द्वारा आर्य काल की भव्यता पर जोर देने जैसे भिन्न भिन्न व्याख्यान उस युग में बौद्धिक गत्यात्मकता को दर्शाते हैं। आधुनिक और पारंपरिक विचारों के मिश्रण से प्रेरित तकनीकी प्रगति पर आधारित सामाजिक सुधार के इस काल ने भारत में उभरते सामाजिक ताने बाने के लिए पर्याप्त आधार तैयार किया। आइए अब विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तनों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सुधारकों की पारंपरिक प्रथाओं की व्याख्या और आलोचना।
राजा राम मोहन राय ने हिंदू शास्त्रों के साथ साथ मानवीय और प्राकृतिक अधिकार सिद्धांतों का लाभ उठाते हुए सती प्रथा की आलोचना की। एम.जी. रानडे ने भेदभावों के पुनर्विवाह की वैधानिकता पर हिंदू कानून के ग्रंथ और विधवा विवाह के लिए वैदिक अधिकारी जैसे अपने लेखन के माध्यम से शास्त्रों के अनुमोदन के आधार पर विधवाओं के पुनर्विवाह की वकालत की। शिक्षा ने आधुनिकीकरण और उदारीकरण नई शैक्षिक सामग्री को आधुनिक और उदार बनाने के लिए निर्मित किया गया था, जिसमें मानविकी और सामाजिक विज्ञान में साहित्यिक पाठ्यक्रम यूरोपीय पुनर्जागरण, सुधार और ज्ञानोदय से प्रेरित थे, जो मानवतावादी, धर्मनिरपेक्ष और उदार विषयों को बढ़ावा देते थे। धार्मिक आख्यानों में आधुनिक अंतर्दृष्टि को शामिल करना। सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम के भीतर स्वतंत्र जांच इज्तिहाद का आग्रह किया और कुरानिक रहस्योद्घाटन एवं प्रकृति के आधुनिक वैज्ञानिक कानूनों के बीच समानताएं स्थापित की। सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के विभिन्न प्रकार। भारत का विविध सांस्कृतिक और संरचनात्मक परिदृश्य विभिन्न समूहों में आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, सांस्कृतिकरण या धर्मनिरपेक्षता के समावेश तथा स्थूलीकरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। क्षेत्र, वर्ग, जाति, लिंग से प्रभावित यह विविधता देश के भीतर आधुनिकीकरण के विशिष्ट अनुभवों को निर्धारित करती है। यह अध्याय पाठकों को विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के विभिन्न सामाजिक वर्गों के साथ बहुआयामी अंतरक्रिया के बारे में गहन जानकारी प्रदान करता है तथा सामाजिक विविधताओं का भी उचित विवरण प्रस्तुत करता है। सांस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति एम.एन. श्रीनिवास ने की। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार सांस्कृतिकरण का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें निचली जाति या जनजाति या अन्य समूह उच्च जातियों, विशेषकर द्विज जाति के जीवन पद्धति, अनुष्ठान, मूल्य, आदर्श, विचारधाराओं का अनुसरण करते हैं। सांस्कृतिकरण के बहुआयामी प्रभाव। इसके प्रभाव भाषा, साहित्य, विचारधारा, संगीत, नृत्य, नाटक, अनुष्ठान व जीवन पद्धति में देखे जा सकते हैं। मूलतः सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया हिंदू समाज के अंतर्गत विद्यमान है, हालांकि इसका प्रभाव अन्य धार्मिक क्षेत्रों में भी दिखाई देता है। व्यक्तिगत वृत्तांत। कुमुद पावड़े ने अपनी आत्मकथा में स्मरण किया कि कैसे एक दलित महिला संस्कृत की शिक्षक बनी। शायद यह एक ऐसा माध्यम है जो उन्हें उन क्षेत्रों में जाने देता है जिनमें अब तक लैंगिक परिस्थिति एवं जाति के आधार पर प्रवेश संभव नहीं था। कुमुद पावड़े के अनुसार जो जन्म से मिला हो वो मरने के बाद भी नष्ट ना हो, वो जाति है। अंततः उनकी कहानी उस जातिगत पहचान को प्रतिबिंबित करती है जिससे कोई भी व्यक्ति त्याग नहीं सकता है। सांस्कृतिकरण में क्षेत्रीय विविधता। यह प्रक्रिया विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग तरीकों से प्रकट होती है। अत्यधिक संस्कृतनिष्ठ जातियों के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में सांस्कृतिकरण अधिक व्यापक था, जबकि गैर संस्कृत जातियों के नेतृत्व वाले क्षेत्रों में कम प्रभाव या यहाँ तक कि असंस्कृतिकरण भी देखा गया। उदाहरण के लिए पंजाब पर संस्कृत का प्रभाव बहुत कम था, लेकिन 19वीं सदी के अंत तक फारसी का प्रभाव व्याप्त हो चुका था। सामाजिक पदानुक्रम पर प्रभाव। श्रीनिवास ने कहा कि संस्कृतिकरण से किसी समूह के स्थानीय जाति की स्थिति में सुधार होता है जो प्रायः हिंदू धर्म की महान परंपरा का पालन करने से आर्थिक, राजनीतिक या आत्मचेतना में सुधार के रूप में सामने आता है। हालांकि भारतीय समाज के पदानुक्रमिक प्रकृति उच्च जाति के रीति रिवाजों का अनुकरण करने का प्रयास करने वाली निचली जातियों के लिए बाधाएं उत्पन्न करती हैं। सांस्कृतिकरण की आलोचना करें तो यह संरचनात्मक असमानताओं में बदलाव किए बिना सामाजिक गत्यात्मकता को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है।
यह उच्च जाति की श्रेष्ठता और निम्न जाति की हीनता की विचारधारा को कायम रखता है। यह शुद्धता और दोष की मान्यताओं पर आधारित सामाजिक बहिष्कार का एक मॉडल लागू करता है। इससे दलित संस्कृति का क्षरण या अवमूल्यन होता है, जिसमें कार्य शिल्प, पारंपरिक ज्ञान से जुड़ी प्रथाएं और पहचान शामिल हैं। क्षेत्रवाद और दलित पहचान की ओर बदलाव। 20वीं शताब्दी में ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलन का उदय हुआ। क्षेत्रीय आत्मचेतना जागृत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप संस्कृत का प्रभाव कम हुआ और सामाजिक गतिशीलता के लिए धर्मनिरपेक्ष कारकों को महत्व देने की ओर बदलाव हुआ। प्रभुत्वशाली जातियों और दलितों ने अपनी विशिष्ट पहचान को अपनाना शुरू कर दिया तथा उच्च जाति के रीति रिवाजों को आत्मसात करने की आकांक्षा को छोड़ दिया, जो कि संस्कृतिकरण के लोकाचार से विस्थापन का एक संकेत था। पश्चिमीकरण। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण भारतीय समाज और संस्कृति में लगभग 150 वर्षों के ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप आए परिवर्तन है, जिसमें विभिन्न पहलू आते हैं, जैसे प्रौद्योगिकी, संस्था, विचारधारा और मूल्य। प्रारंभ में पश्चिमीकरण भारतीयों के एक अल्पसंख्यक समूह के बीच उपसंस्कृति के रूप में उभरा। इस समूह में 19वीं सदी के प्रारंभिक सुधारक और बुद्धिजीवी शामिल थे, जिन्होंने पश्चिमी संज्ञानात्मक प्रतिरूपों तथा जीवन शैली को अपनाया एवं उनका प्रचार किया। पश्चिमीकरण के प्रकार की बात करें तो पश्चिमीकरण मुख्यतः 3 तरीकों से प्रभावी हुआ। प्राथमिक पश्चिमीकरण। प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक लोग, जो सभी पहले पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आए और इनके प्रारंभिक लाभार्थी बने। द्वितीय पश्चिमीकरण। द्वितीय स्तर पर भारतीय समाज के वे वर्ग जो प्राथमिक लाभार्थी के प्रत्यक्ष संपर्क में आए। तृतीय पश्चिमीकरण। तृतीय स्तर पर वे लोग जिन्हें अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई मशीनों के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी मिली। पश्चिमीकरण का प्रभाव। पश्चिमी विशेषताओं का प्रसार और उनका अंगीकरण बौद्धिक लोगों के अलावा आबादी के एक बड़े हिस्से ने पश्चिमी सांस्कृतिक विशेषताओं को आत्मसात करना शुरू कर दिया, जिसका कारण नए उपकरणों का प्रयोग, पोशाक, खाद्य सामग्री, खाद्य पदार्थ तथा आम लोगों की आदतों और तौर तरीकों में परिवर्तन आदि थे। हम पाते हैं कि पूरे देश में मध्य वर्ग के एक बड़े हिस्से के परिवार में टेलीविज़न, फ्रिज, सोफा सेट, खाने की मेज और उठने बैठने के कमरे की कुर्सी आदि आधुनिक सुविधाओं को अपनाया है। हालांकि इस अंगीकरण का मतलब यह नहीं था कि लोकतंत्र और समानता जैसे आधुनिक मूल्यों को अपनाया गया। कला और साहित्य पर प्रभाव। आधुनिक युग ने भारतीय कला और साहित्य को व्यापक रूप से प्रभावित किया। जीवन शैली एवं चिंतन के अलावा भारतीय कला और साहित्य पर भी पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ा। अनेक कलाकार जैसे रवि वर्मा, अवनींद्र नाथ टैगोर, चंदू मेनन और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सभी औपनिवेशिक स्थितियों के साथ अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं कर रहे थे। पीढ़ीगत संघर्ष और सांस्कृतिक विकास। वर्तमान समय में पीढ़ीगत संघर्षों को अक्सर पश्चिमीकरण के नज़रिए से देखा जाता है। हालांकि संघर्ष का यह एकमात्र कारण नहीं हो सकता। परस्पर विरोधी विचारों के बावजूद ऐसा भी हो सकता है कि ये संघर्ष स्वाभाविक रूप से हानिकारक ना हो। संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण का संबंध। संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण के संबंध में श्रीनिवास ने एक विरोधाभास प्रस्तुत किया। उनके मुताबिक जहाँ निम्न जातियाँ संस्कृतिकरण की ओर अग्रसर थीं, उच्च जातियाँ पश्चिमीकरण को अपनाना चाह रही थीं। हालांकि भारत के विविध सामाजिक ताने बाने का देखते हुए यह सामान्यीकरण गलत है। उदाहरण के लिए केरल के थेया लोगों द्वारा पश्चिमीकरण के प्रयास और उत्तर पूर्व में पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से नए अवसरों के उत्पन्न होने से जातिगत पदानुक्रम से परे सामाजिक समावेशन का सूक्ष्म वृत्तांत मिलता है। आधुनिकीकरण। योगेंद्र सिंह
युगेन सिंह के अनुसार आधुनिकीकरण एक प्रकार की सांस्कृतिक प्रतिक्रिया है जिसमें मूल रूप से सार्वभौमिक और विकासवादी विशेषताएं शामिल हैं। वे सर्व मानवतावादी, पार निर्जातीय और गैर तार्किक हैं। आधुनिकीकरण की विशेषताएं स्थानीय संबंध और संकीर्ण दृष्टिकोण, सार्वभौमिक प्रतिबद्धताओं एवं विश्वव्यापी दृष्टिकोण को जन्म देते हैं। उपयोगिता, गणना और विज्ञान के सत्य, भावनाओं, पवित्रता एवं गैर तार्किक सत्यों से अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार समाज के समूह के बजाय व्यक्ति ही समाज और राजनीति की प्राथमिक इकाई है। मनुष्य जिन संगठनों में रहता है और काम करता है वे जन पर नहीं बल्कि पसंद पर आधारित होते हैं। भाग्यवाद के बजाय उस निपुणता से उनकी अभिवृद्धि को भौतिक और मानवीय पर्यावरण की ओर उन्मुख किया है। पहचान का चुनाव स्वयं या हासिल की जानी चाहिए, आरोपित और पुष्टि नहीं की जानी चाहिए। आधुनिकीकरण का उद्भव और विकास। आधुनिकीकरण का एक लंबा इतिहास है जिसे पश्चिमी यूरोप या उत्तरी अमेरिका में हम स्पष्ट रूप से यह देख सकते हैं कि आधुनिकीकरण जो सकारात्मक प्रगति से संबंधित है, तकनीकी और उत्पादन संवर्धन से परे जा चुका है। पश्चिम के विपरीत पूंजीवाद और आधुनिकीकरण का भारत में आगमन और औपनिवेशिक इतिहास के प्रभाव से प्रभावित था। औपनिवेशीकरण का प्रभाव, तकनीकी प्रगति और आधुनिकीकरण के प्रभाव के साथ धर्म अनेक त्योहारों के उत्सव के प्रति दृष्टिकोण बदल गया। अनुष्ठान, समारोहों की प्रक्रियाएं, इन समारोहों में दिए गए बलिदानों का मूल्य और मात्रा, इन सभी का आधुनिकीकरण का प्रभाव निरंतर परिवर्तित होते स्वरूप विशेष रूप से तेजी से विकसित हो रहे शहरी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। जनजाति पहचान की अवधारणा पर इन नए दबावों का अर्थ यह है कि पारंपरिक प्रथाओं और उनका संरक्षण जनजातीय लोगों के लिए लगभग आवश्यक हो गया है। आधुनिकीकरण के प्रभाव के साथ त्योहार एकीकृत जनजातीय पहचान की भावना के रूप में उभरे हैं। परंपरागत रूप से मौसमी चक्र उत्सव की तिथि निर्धारित करते थे। उस उत्सव की तिथि को औपचारिक रूप दे दिया गया और प्रत्येक तिथि को सरकारी कैलेंडर में अंकित कर दिया गया। इन उत्सवों में बिना किसी चिन्हित डिजाइन के झंडे, मुख्य अतिथि भाषण तथा मिस फेस्टिवल प्रतियोगिताएं नई अवस्थाएं बन गई हैं। जनजातीय लोगों के मन में तर्कसंगत अवधारणाओं और वैश्विक दृष्टिकोणों के कारण पुराने विश्वास का अभ्यास और प्रदर्शन उचित एवं अनुचित जांच के दायरे में है। पंथनिरपेक्षीकरण। ब्रायन विल्सन के अनुसार पंथनिरपेक्षीकरण का तात्पर्य संगठित धार्मिक भागीदारी में कमी से है, जो यह दर्शाता है कि चर्च किस प्रकार के मनुष्य के विचारों और गतिशीलता पर अपना प्रत्यक्ष प्रभाव खो रहा है। पंथनिरपेक्षता की पश्चिमी धारणा के विपरीत, जिसका तात्पर्य धार्मिक प्रभावों में कमी से है, भारत एक जटिल अंतर संबंध को प्रदर्शित करता है। पारंपरिक अनुष्ठानों के धर्मनिरपेक्ष आयाम अक्सर सामाजिक स्थिति और राजनीतिक संबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। जाति का पंथनिरपेक्षीकरण। आधुनिक भारत की जातिगत गत्यात्मकता में परिवर्तन देखा जा रहा है, जो शुद्धता और अशुद्धता के धार्मिक सिद्धांतों से लेकर राजनीतिक दबाव समूहों तक फैल चुका है तथा जो जाति के धर्मनिरपेक्षीकरण का प्रतीक है। यह परिवर्तन जाति आधारित संघों और राजनीतिक संस्थाओं के उदय को रेखांकित करता है, जो अपनी मांगों की वकालत करते हैं तथा धार्मिक से राजनीतिक क्षेत्र में बदलाव को दर्शाते हैं। आधुनिकीकरण और पंथनिरपेक्षता के बीच अंतर संबंध। भारत में आधुनिकीकरण और पंथनिरपेक्षता विश्वव्यापी दृष्टिकोण की ओर उन्मुख है। जैसा कि रुडोल्फ
1967 द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ये प्रक्रियाएं और स्थानीय से सार्वभौमिक संदर्भों की ओर व्यापक परिवर्तन को रेखांकित करती है, जो विशेष समाज में व्यक्तिगत और सामूहिक विकल्पों को प्रभावित करती है। लोकतंत्र और सामाजिक परिवर्तन। लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए की जाने वाली शासन प्रणाली है। इसे दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: प्रत्यक्ष लोकतंत्र एवं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें नागरिक प्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक निर्णयों में भाग लेते हैं। यह व्यवस्था छोटे समुदायों जैसे सामुदायिक संगठन, जनजातीय परिषदें अथवा स्थानीय श्रमिक संघों में बेहतर कार्य करती हैं, जहां सदस्य एकत्र होकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं तथा सर्वसम्मति अथवा बहुमत के आधार पर निर्णय लेते हैं। अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में नागरिक ऐसे प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जो राजनीतिक निर्णय लेने, कानून बनाने तथा सार्वजनिक कार्यक्रमों का संचालन करने का कार्य करते हैं। भारतीय लोकतंत्र की यह प्रणाली, जो पंचायतों एवं नगरपालिकाओं जैसे स्थानीय शासन निकायों के साथ राज्य विधानसभाओं और संसद तक विस्तृत है, बहुस्तरीय प्रतिनिधित्व की संरचना को प्रदर्शित करती है। इस प्रणाली के अंतर्गत नागरिकों का सार्वभौमिक महत्वपूर्ण अधिकार अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करना होता है, जो उन्हें शासन प्रक्रिया में प्रत्येक 5 वर्ष में भाग लेने का अवसर देता है। लोकतांत्रिक संरचनाओं के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन। शासन में सहभागिता। लोकतंत्र नागरिकों को शासन में सक्रिय भागीदारी का अवसर प्रदान करता है, जिससे उनमें उत्तरदायित्व और सहभागिता की भावना विकसित होती है, जो सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख कारक बन सकता है। निर्वाचन का अधिकार। पंचायतों से लेकर संसद तक विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव करने का अधिकार नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदार बनाता है। मताधिकार के माध्यम से नागरिक चुनाव प्रक्रियाओं में प्रतिभाग करते हैं, जिससे सामाजिक परिवर्तन को संभव बनाया जा सकता है। नियमित जन सहभागिता केवल निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी तक सीमित न रहते हुए जनता की विनियमित सहभागिता की बढ़ती प्रवृत्ति शासन को सामूहिक आकांक्षाओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाती है, जिससे सामाजिक परिवर्तन को गति मिलती है। सहभागी लोकतंत्र जिसमें समुदाय के सदस्य सामूहिक रूप से निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जो शासन को केंद्रीय स्तर पर अधिक केंद्रीकृत एवं स्थानीय स्तर पर केंद्रित बनाता है। इससे अंततः स्थानीय स्तर पर सामाजिक परिवर्तन को महत्वपूर्ण रूप से ये प्रोत्साहन मिलता है। पंचायती राज प्रणाली विकेंद्रीकृत शासन का एक प्रमुख उदाहरण है। यह शासन प्रक्रिया में जनता को शामिल कर स्थानीय एवं प्रासंगिक सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करती है। उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों के माध्यम से विकास। भारतीय लोकतंत्र के मूल एवं प्रक्रियाएं ऐतिहासिक रूप से उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों में निहित है। ये सामाजिक परिवर्तन के उस इतिहास को प्रतिबिंबित करती हैं जो वर्तमान में भी लोकतांत्रिक पद्धति को दिशा प्रदान कर रहे हैं। विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व। भारतीय लोकतंत्र में विभिन्न समूहों तथा राजनीतिक दलों द्वारा विविध एवं बहुस्तरीय हितों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। लोकतंत्र की यह बहुलतावादी प्रकृति सामाजिक परिवर्तन के लिए एक ऐसा मंच प्रदान करती है जहां विभिन्न हितों के मध्य सामंजस्य स्थापित कर परिवर्तन लाया जा सकता है। संवाद, वार्ताएं तथा समझौते। लोकतांत्रिक प्रणाली में विभिन्न हित समूहों एवं राजनीतिक दलों की स्थिति प्रतिस्पर्धी हितों के संगम का प्रतीक है। इसके परस्पर संवाद, वार्ताएं
तथा समझौते लोकतंत्र में सामाजिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संवैधानिक संरचना। भारतीय संविधान जो लोकतंत्र की आधारशिला है, अपने में अनेक महत्वपूर्ण मूल्यों को समाहित करता है। यह एक ऐसी संरचना प्रदान करता है जिसके अंतर्गत लोकतांत्रिक माध्यमों से सामाजिक परिवर्तन को साकार किया जा सकता है। अनुकूलन एवं विकास। भारत में लोकतंत्र का विकासशील स्वरूप ये प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार ये प्रणाली अपने नागरिकों की आकांक्षाओं के अनुकूल विकसित होती रही है, जो लोकतांत्रिक शासन और एवं सामाजिक परिवर्तन के मध्य एक गतिशील अंतरक्रिया को प्रदर्शित करती है। संविधान एवं सामाजिक परिवर्तन। भारत का संविधान देश के मूलभूत नियम संहिता के रूप में कार्य करता है। यह कानूनों को लागू करने और उनका पालन करने के लिए भी प्रक्रियात्मक रूपरेखा आदान प्रदान करता है। यह उन आधिकारिक संस्थाओं को भी निर्धारित करता है जिन्हें न्यायालय की एक श्रेणी शामिल है, जो कानूनी विवादों की निगरानी तथा समाधान करती है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है तथा जीवन के लिए अनिवार्य गुणवत्ता, जीवन यापन के साधन, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा एवं गरिमा की व्याख्या करता है। ये व्याख्याएं उन कैदियों को राहत पहुंचाने के लिए प्रयोग की जाती हैं जिन्हें प्रताड़ित करने और वंचित रखने का दंड मिला है। यह उन्हें मुक्त करने, बंधुआ मजदूरों को पुनर्वासित करने और प्राथमिक स्वास्थ्य व शिक्षा उपलब्ध कराने की व्याख्या करता है। वर्ष 1993 में उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार में सुधार करते हुए और उनका अनुसांगिक अंग है, जो अनुच्छेद 19 का के अंतर्गत वर्णित है। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रस्तुति। उच्चतम न्यायालय ने समान कार्य के लिए समान वेतन निर्देशक तत्व को अनुच्छेद 14 के समानता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत माना तथा बहुत से बागान एवं कृषि श्रमिकों तथा अन्य को राहत पहुंचाई। औपनिवेशिक काल में संविधान के ऐतिहासिक विकास की उत्पत्ति। आधुनिक भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत औपनिवेशिक काल से हुई, जब ब्रिटिश शासन ने अपने नियंत्रण के लिए पश्चिमी शिक्षा का उपयोग किया। हालांकि भारतीयों ने पश्चिमी उदारवादी विचारों जैसे लोकतंत्र, सामाजिक न्याय एवं राष्ट्रवाद को अपनाया तथा औपनिवेशिक शासन का विरोध करते हुए लोकतांत्रिक भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। पश्चिमी और भारतीय आदर्शों का समन्वय। भारतीय संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्य पश्चिमी विचारों पर आधारित होने के साथ साथ भारतीय परंपराओं और आदर्शों से प्रेरित हैं। इन आदर्शों की पुनर्व्याख्या ने लोकतांत्रिक आधार को आकार दिया, जिसमें आधुनिक समानता के विचारों के साथ पारंपरिक न्याय के विचार का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान का प्रारंभिक दर्शन स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राजनेताओं ने देश के लिए लोकतांत्रिक ढांचे की परिकल्पना की थी। इस संदर्भ में वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया संविधान का प्रारूप एवं 1930 का कराची प्रस्ताव विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके माध्यम से भारतीय लोकतंत्र के स्वरूप की प्रारंभिक रूपरेखा प्रस्तुत की गई तथा इसके प्रमुख सिद्धांतों को निर्धारित किया गया। कराची प्रस्ताव H3 कराची प्रस्ताव ने लोकतंत्र की एक व्यापक परिकल्पना को स्पष्ट किया, जो केवल चुनाव कराने तक सीमित नहीं थी। इसने एक वास्तविक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के लिए भारतीय सामाजिक संरचना में गहन परिवर्तन की आवश्यकता को रेखांकित किया। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता प्रस्तावना। भारतीय संविधान सामाजिक परिवर्तन के लिए एक व्यापक रूपरेखा के रूप में विकसित हुआ।
इसकी प्रस्तावना का उद्देश्य केवल राजनीतिक न्याय नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय को भी सुनिश्चित करना है। मूल अधिकार भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकारों के माध्यम से नागरिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की गई है। इसमें निहित समानता पर जोर केवल राजनीतिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह स्थिति और अवसर की समानता को भी समाहित करता है, जिससे सामाजिक समावेशिता एवं समानता को बढ़ावा मिलता है। संविधान में निहित विभिन्न आदर्श लोकतंत्र, सामाजिक न्याय एवं राष्ट्रवाद के मूल्य, जिन्हें औपनिवेशिक शासन में चुनौती देने के लिए प्रारंभिक रूप से अपनाया गया था, भारतीय संविधान में पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हुए हैं, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए एक आधारशिला के रूप में कार्य करते हैं। संविधान का सामाजिक संरचना पर प्रभाव। सामाजिक संरचना ने भारत की सामाजिक संरचना को पुनः आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजनीतिक, सामाजिक और तथा आर्थिक न्याय सुनिश्चित करके संविधान ने सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित किया है, जो गरीबी एवं सामाजिक भेदभाव जैसी दीर्घकालिक समानताओं का समाधान करता है। मौलिक या वास्तविक लोकतंत्र। संविधान का दृष्टिकोण केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है। यह सामाजिक संरचना को एक प्रकार पुनर्गठित करने की आवश्यकता पर बल देता है कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रतिबिंबित कर सके। न्यायिक पदानुक्रम एवं संवैधानिक व्याख्या। संविधान के प्रावधानों के अनुसार गठित न्यायालय कानूनों एवं स्वयं संविधान की व्याख्या में विशेष रूप से विवादों के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उच्चतम न्यायालय, जो इस न्यायिक संरचना के शीर्ष पर स्थित है, संविधान के अंतिम व्याख्या के रूप में कार्य करता है तथा समय के साथ मौलिक अधिकारों के स्वरूप को सुदृढ़ करता है। पंचायती राज और ग्रामीण सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियाँ। पंचायती राज का तात्पर्य 5 व्यक्तियों द्वारा शासन, जो गांवों अथवा जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ करने का प्रतीक है। यद्यपि ऐतिहासिक रूप से स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की उपस्थिति रही, परंतु लिंग, जाति, वर्ग आदि के आधार पर सामाजिक असमानताओं के कारण इसमें सहभागिता सीमित रही है। पारंपरिक जाति पहचान ने प्रभुत्वशाली समूहों का प्रतिनिधित्व किया, जिसकी विचारधारा रूढ़िवादी एवं अव्यवहारिक रही है। इन संस्थाओं के निर्णय अधिकांश अव्यवहारिक एवं गैर लोकतांत्रिक होते थे। पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था। इसकी संरचना एक पिरामिड की भांति है। संरचना के आधार पर लोकतंत्र की इकाई के रूप में ग्राम सभा स्थित होती है। इसमें पूरे गांव के सभी नागरिक शामिल होते हैं। यही वह आम सभा है जो स्थानीय सरकार का चुनाव करती है और कुछ निश्चित उत्तरदायित्व से उसे सौंपती है। ग्राम सभा परिचर्चा एवं ग्रामीण स्तर के विकासात्मक कार्यों के लिए एक मंच उपलब्ध कराती है तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में निर्बलों की भागीदारी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन ने 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू की। यह अनिवार्य हो गया कि प्रत्येक 5 वर्ष में इसके सदस्यों का चुनाव होगा। इसने अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए निश्चित आरक्षित सीटें तथा महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित सीटें उपलब्ध कराई। इसे पूरे जिले के विकास का प्रारूप निर्मित करने के लिए जिला योजना समिति गठित की। संवैधानिक मान्यता प्रदान करने में विलंब। जब संविधान बनाया जा रहा था तो उनमें पंचायतों की कोई चर्चा नहीं की गई। उस समय कई सदस्यों ने इस मुद्दे पर अपनी दुख, क्रोध, निराशा को प्रकट किया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने ग्रामीण अनुभवों के आधार पर तर्क दिया कि स्थानीय स्वशासन से स्थानीय अभिजात वर्ग और उच्च जातियों द्वारा किया जाने वाला शोषण स्थायी रूप से बना रह सकता है। स्थानीय सरकार की अवधारणा गांधी जी को भी लोकप्रिय थी। वे प्रत्येक गांव को स्वयं की आत्मनिर्भर और पर्याप्त इकाई
मांगते थे, जो स्वयं अपने को निर्देशित करें। ग्राम स्वराज को वे आदर्श मानते थे और चाहते थे कि स्वतंत्रता के बाद भी गाँव में यही शासन चलता रहे, जिसे ग्राम स्वशासन मॉडल के रूप में जाना जाता है। संवैधानिक मान्यता और सामाजिक परिवर्तन। वर्ष 1992 में 1973-74वें संविधान संशोधन के साथ एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। इस संशोधन ने ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक 5 वर्ष में नियमित चुनाव कराने का प्रावधान किया। साथ ही संसाधनों का नियंत्रण इन निर्धारित निकायों को सौंप दिया। महिला सशक्तिकरण एवं आरक्षण। 73-74वें संवैधानिक संशोधनों द्वारा समस्त निर्वाचित स्थानीय निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। उनके साथ ही अनुसूचित जातियों जनजातियों की महिलाओं के लिए भी 17% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई। वर्ष 1993-94 के चुनाव में लगभग 8 लाख महिलाओं ने इस आरक्षण के माध्यम से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लिया, जिससे उन्हें शासन के निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त हुई। यह कदम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। पंचायतों की शक्ति एवं उत्तरदायित्व। संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान पंचायतों को स्वशासी संस्थानों के रूप में कार्य करने का प्रावधान करता है। साथ ही यह राज्य सरकारों के स्थानीय प्रतिनिधि निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आर्थिक विकास की योजनाएं तैयार करना। पंचायतों को आर्थिक विकास की योजनाएं तैयार करने, विभिन्न पहलों के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने, कर और शुल्क लगाने, संग्रह करने तथा सरकारी कार्यों का विकेंद्रीकरण, विशेष रूप से वित्तीय उत्तरदायित्व करने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं। सरकारी योजनाओं की निगरानी। पंचायत सदस्य विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों जैसे कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP एवं एकीकृत बाल विकास योजना ICDS की निगरानी करते हैं। वित्तीय संसाधन। पंचायतों की मुख्य आय संपत्ति व्यवसाय, पशु, वाहन, भूमि, राजस्व, उपकर एवं किराए पर लगाए गए करों से होती है। जिला पंचायत के माध्यम से दिए जाने वाले अनुदानों से उन्हें वित्तीय संसाधनों को बढ़ावा मिलता है। वित्तीय विवरणों को पारदर्शी बनाना। पंचायत कार्यालयों के बाहर वित्तीय विवरणों को अनिवार्य रूप से पारदर्शी सुनिश्चित करता है कि धन आवंटन एवं उपयोग के संबंध में स्थानीय स्तर पर सूचना का अधिकार बना रहे। महत्वपूर्ण विषयों का उत्तरदायित्व। पंचायतें सामुदायिक कब्रिस्तान और श्मशान भूमि के रखरखाव, जन्म मृत्यु के आंकड़ों का पंजीकरण, बाल कल्याण एवं प्रसूति केंद्रों की स्थापना, पशु आश्रय प्रबंधन, परिवार नियोजन को प्रोत्साहन व कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम करती हैं। बुनियादी ढांचे का विकास। ये सड़क निर्माण, सार्वजनिक भवन, कुएं, तालाब, स्कूलों का निर्माण, लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने तथा लघु सिंचाई कार्यों के प्रबंधन जैसे बुनियादी ढांचे के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्याय पंचायतें, ग्राम न्यायालय। कुछ राज्यों में न्याय पंचायतों की स्थापना की गई, जिन्हें छोटे छोटे दीवानी और आपराधिक मामलों का निपटान करने का अधिकार है। हालांकि ये जुर्माना लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें सजा सुनाने का अधिकार नहीं है। इन ग्राम पंचायतों में विवादों को सुलझाने तथा दहेज उत्पीड़न और महिलाओं के प्रति हिंसा के विरुद्ध कार्यवाही करने में प्रभावशीलता दिखाई है। जनजातीय क्षेत्र में पंचायती राज। ऐतिहासिक रूप से जमीनी लोकतंत्र। मेघालय में प्रमुख जनजातीय समूह जैसे खासी, जैंतिया, गारो वर्षों से स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाओं की परंपरा को बनाए हुए हैं, जो गांव, कबीले एवं राज्य स्तर पर संचालित होती हैं। उदाहरण के लिए खासी समुदाय की पारंपरिक प्रणाली में दरबार कुर नामक एक कबीलाई परिषद होती है, जिसका नेतृत्व कबीले का मुखिया करता है। 73वां संविधान संशोधन
से बहिष्कृत क्षेत्र ऐसी समृद्ध लोकतांत्रिक परंपराओं के बावजूद मेघालय के कई जनजातीय क्षेत्रों में को 73वें संविधान संशोधन के दायरे से बाहर रखा गया, जो संभवतः पारंपरिक जनजातीय संस्थाओं के में हस्तक्षेप की अनिच्छा के कारण है। वन पंचायत उत्तराखंड में अधिकांश कार्य महिलाएं करती हैं, क्योंकि पुरुष प्रायः रक्षा सेवाओं के लिए बाहर नियुक्त होते हैं। खाना पकाने के लिए अधिकांश ग्रामीण महिलाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि वनों का कटाव पर्वतीय क्षेत्रों की एक बड़ी समस्या है। कभी कभी पशुओं का चारा, लकड़ी इकट्ठा करने के लिए औरतों को मीलों पैदल चलना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए औरतों ने वन पंचायतों की स्थापना की। वन पंचायत की औरतें पौधशालाएं बनाकर छोटे पौधे का पालन पोषण करती हैं, जिन्हें पहाड़ी ढलानों पर रोपाई की जा सके। इसके सदस्य आसपास के जंगलों की अवैध कटाई से सुरक्षा भी करती हैं। चिपको आंदोलन, जिसमें कि वृक्षों को काटने से पहचानने के लिए औरतें उससे चिपक जाती थी, इस क्षेत्र में ही प्रारंभ किया गया था। आलोचना और जटिलता। समाजशास्त्री लिपलुट नोंगरवी के अनुसार जनजातीय संस्थाएं अपनी संरचना और क्रियाकलाप में लोकप्रिय हैं। लोकतांत्रिक ही नहीं, यह अवश्य नहीं। स्पष्ट समानतावादी आंतरिक विशेषता के बावजूद आदिवासी समाज में विभाजन के तत्व मौजूद है। नोंगरवी ने भूरिय समिति की रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए जनजातीय संस्थाओं के प्रति विचार की सराहना की, लेकिन इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित किया कि रिपोर्ट में इस जटिल स्थिति का समुचित समाधान नहीं किया गया। वह आदिवासी राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं के प्रति बढ़ती असहिष्णुता एवं सामाजिक परिवर्तन के बीच पारंपरिक प्रथाओं की पहचान करने या अलग रहने से आने वाली चुनौतियों का प्रकाश डालती हैं। लोकतांत्रिकरण और असमानता। भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में लोकतंत्र की स्थापना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, विशेषकर जब जाति, वर्ग, लिंग आधारित असमानताएं गहराई से निहित हैं। स्वाभाविक रूप से असमान और अलोकतांत्रिक सामाजिक संरचना प्रायः कुछ समूहों को गांव की सामुदायिक गतिविधियों से बाहर रखती है। प्रायः ग्राम सभा का संचालन संपन्न जमींदारों के एक संकीर्ण समूह द्वारा किया जाता है, जो उच्च जातियों से संबंधित होते हैं। यह वर्ग विकास परियोजनाओं एवं धन के आवंटन पर अपना नियंत्रण रखता है, जबकि अधिकांश ग्रामीण मात्र मूक दर्शक बने रहते हैं। लोकतांत्रिक राजनीति में राजनीतिक दल, दबाव और हित समूह। दबाव समूह वे संगठन या व्यक्ति होते हैं जो अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के निर्णयों पर दबाव डालते हैं या उन्हें प्रभावित करते हैं। दबाव समूहों का गठन और भूमिका। जब कुछ सामाजिक या अन्य उद्देश्य से गठित समूह यह अनुभव करते हैं कि उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, तो वे या तो वैकल्पिक दल बनाते हैं अथवा दबाव समूह विकसित होते हैं जो सरकार के साथ लॉबिंग करते हैं। हित समूह वे संगठन या व्यक्ति होते हैं जो अपनी चिंताओं से संबंधित सार्वजनिक नीति को प्रभावित करते हैं। हित समूह मुख्य रूप से विधायी सदस्यों का दबाव डालकर अपने राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाते हैं तथा लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दलों को ऐसे संगठनों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो चुनावी प्रक्रियाओं के माध्यम से सरकार पर वैध नियंत्रण करने का लक्ष्य रखते हैं। साथ ही इसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजनीतिक दल सामाजिक परिवर्तन। राजनीतिक दल विभिन्न समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा विशेष सामाजिक संदर्भों पर आधारित होते हैं, जिनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करने के
प्रांत विशेष कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित करना होता है। प्रभाव और नियंत्रण की गतिशीलता। सरकार का प्रभाव विभिन्न समूहों से भिन्न होता है, जिसमें प्रमुख सामाजिक वर्ग या समूह अधिक नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। विश्लेषकों का तर्क प्रभाव भिन्न समूहों के बीच भिन्न होता है, जिसमें प्रमुख सामाजिक वर्ग या समूह संभवतः अधिक नियंत्रण रखते हैं। यद्यपि कुछ विश्लेषकों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि दबाव समूह की अवधारणा प्रबल सामाजिक समूहों की शक्ति को प्रोत्साहित करती है, लेकिन यह स्वीकार किया गया है कि सामाजिक आंदोलन एवं दबाव समूह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कृषक संरचना। ग्रामीण भारत में जाति एवं वर्ग। भूमि वितरण और समानता। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि प्रमुख संपत्ति है, लेकिन इसका वितरण अत्यंत असमान है। कई क्षेत्रों में भूमि की असमानता इतनी अधिक है कि 40 से 50% परिवार भूमिहीन है, जिन्हें अपनी आजीविका के लिए कृषि मजदूरी या अन्य कार्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस असमानता के परिणाम स्वरूप कुछ परिवार को संपन्नता प्राप्त करते हैं, जबकि अधिकांश लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। भूस्वामित्व में लैंगिक असमानता। पारिवारिक संपत्ति में समान हिस्सेदारी के कानूनी प्रावधानों के बावजूद प्रचलित प्रतिशतात्मक प्रणाली एवं उत्तराधिकार पद्धति के कारण महिलाएं प्रायः भूमि स्वामित्व से वंचित रहती हैं। कृषि उत्पादन तथा कृषि संरचना के मध्य संबंध। कृषि उत्पादन एवं कृषि संरचना के बीच एक सीधा संबंध होता है। ऐसे क्षेत्र जहाँ सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था, पर्याप्त वर्षा तथा सिंचाई के कृत्रिम संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे चावल उत्पादन करने वाले क्षेत्र जो नदी के मुहाने डेल्टा पर होते हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में कावेरी नदी बेसिन, वहाँ गहन कृषि के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। वहाँ बहुत असमान कृषक संरचना विकसित हुई। बड़ी संख्या में भूमिहीन मजदूर जो कि अधिकांशतः बंधुआ एवं तथाकथित निम्न जाति के होते हैं, इस क्षेत्र की कृषक संरचना के लक्षण थे। भूमि की उपलब्धता एवं सामाजिक परिवर्तन। भूमि तक पहुँच स्थापित करने में ग्रामीण वर्ग संरचना और कृषि समाज को मूल रूप से प्रभावित करती है। मध्यम और बड़े भूमि स्वामी सामान्यतः कृषि से बेहतर आय प्राप्त करते हैं, जबकि कृषि श्रमिकों को न्यूनतम वेतन से कम भुगतान किया जाता है। साथ ही वे असुरक्षित मौसमी रोजगार का सामना करते हैं, जिससे प्रायः उन्हें अल्प रोजगार की प्राप्ति होती है। काश्तकारों से संबंधित चुनौतियाँ। ऐसे काश्तकार जो भूमि मालिकों से भूमि पट्टे पर लेते हैं, उन्हें अपनी फसल की आय का बड़ा हिस्सा जो लगभग 50 से 75% तक होता है, भूमि मालिकों को किराए पर देना पड़ता है, जिससे उनकी कुल आय कम हो जाती है। जाति एवं वर्ग संबंधी जटिलताएं। ग्रामीण क्षेत्रों में जाति एवं वर्ग परस्पर गहन संबंध है, जिससे कृषि संरचना और अधिक जटिल हो जाती है। प्रभुत्वशाली जाति वर्ग होता है जिसकी जनसंख्या अन्य जातियों से अधिक होती है, साथ ही आर्थिक और राजनीतिक रूप से वह अधिक शक्तिशाली होते हैं। ये जातियाँ प्रायः प्रमुख भूस्वामी होते हैं, जो ग्रामीण संरचना एवं राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। यद्यपि यह माना जाता है कि उच्च जाति के पास अधिक भूमि तथा आय होती है, लेकिन यह संबंध प्रत्येक स्थान पर स्पष्ट नहीं होता है। जैसे कि ब्राह्मणों के मामले में देखा जा सकता है, जो कई क्षेत्रों में प्रमुख भूस्वामी नहीं होते। प्रभुत्वशाली जातियाँ एवं भूमि स्वामित्व। राजपूत, बोक्कालिंगा, लिंगायत, कम्मा, रेड्डी, जाट, सिख जैसे प्रभुत्वशाली भूस्वामी जातियाँ जो मुख्यतः मध्यम या उच्च जाति से संबंध रखती हैं, ग्रामीण जनसंख्या के बड़े हिस्से को नियंत्रित करती हैं, जिसके पास
न केवल भूमि एवं संसाधन का अधिकांश भाग होता है, बल्कि ये निम्न जातियों के श्रमिक वर्ग पर भी निर्भर करते हैं। अनुसूचित जाति या जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग जिन्हें ऐतिहासिक रूप से भूमि स्वामित्व से वंचित रखा गया था, इनके अधीन श्रम करते हैं। ऐतिहासिक श्रम शोषण, बेगार या मुफ्त श्रम ऐसी प्रथाएं पहले सामान्य थीं, जिन्हें निम्न जातियों के लोग भूस्वामियों को श्रम प्रदान करते थे। कई बार यह श्रम संबंध लिंग वंशानुगत होते थे। हालांकि इन प्रथाओं को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी शोषणकारी प्रथाएं जारी हैं, जो ग्रामीण कृषि संरचना में जाति एवं वर्ग की गहन असमानता को दर्शाती हैं। भूमि सुधार के परिणाम औपनिवेशिक काल। भारत में ऐतिहासिक कालों के कुछ क्षेत्र मात्र एक या दो मुख्य क्षेत्रों के प्रभुत्व में रहे, लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि कृषि संरचना पूर्व औपनिवेशिक और स्वतंत्रता के पश्चात बृहद रूप से परिवर्तित होती रही, जबकि वहीं प्रबल जाति पूर्व औपनिवेशिक काल में भी कृषक जाति थी। वे प्रत्यक्ष रूप से जमीन के मालिक नहीं थे। इसके स्थान पर शासन करने वाले समूह जैसे कि स्थानीय राजा या जमींदार भूस्वामी, जो अपने क्षेत्र में राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली थे, सामान्यतः क्षत्रिय या अन्य उच्च जाति के होते थे, भूमि पर नियंत्रण रखते थे। किसान अथवा कृषक जो उस भूमि पर कार्य करते थे, वह फसल का एक पर्याप्त भाग उन्हें देता था। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के आगमन के साथ कृषि संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। जमींदारी प्रथा और सामाजिक परिवर्तन। जमींदारी प्रथा के अंतर्गत किसी क्षेत्र में जमींदारों को भूमि का स्वामी माना जाता था तथा वे भू राजस्व एकत्रित करते थे। ब्रिटिश शासन में जमींदारों को और अधिक सशक्त बनाया, जिन्हें संपत्ति के अधिकार दिए थे। साथ ही उन्हें स्थानीय प्रशासन का हिस्सा बनाकर शासन किया। अंग्रेजों ने कृषि पर भारी भू राजस्व लगाया, जिसके कारण जमींदार किसानों से अधिकतम उपज या धन की वसूली करने लगे। ब्रिटिश शासन के अधीन जमींदारी व्यवस्था के कारण कृषि उत्पादन में गिरावट आई। यह मुख्य रूप से जमींदारों की दमनकारी प्रथाओं, बार बार पड़ने वाले अकालों, युद्धों तथा किसानों के व्यापक स्तर पर भूमि से पलायन के कारण हुआ है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी माना जाता था तथा उनसे प्रत्यक्ष कर की वसूली की जाती थी। जमींदारी प्रथा के विपरीत कुछ क्षेत्रों में, जो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन के अधीन थे, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें किसानों से सीधे कर लिया जाता था, न कि जमींदारों के माध्यम से। इस व्यवस्था ने कर का बोझ कम किया और कृषकों को भूमि में निवेश करने के लिए प्रेरित किया, जिससे ये क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक उत्पादक और समृद्ध बने। आधुनिक कृषि संरचना की विरासत। औपनिवेशिक भारत की भू राजस्व प्रणाली ने वर्तमान कृषि संरचना को अत्यधिक प्रभावित किया। पूर्व औपनिवेशिक और स्वतंत्रता के पश्चात के कालों में हुए परिवर्तनों ने कृषि संरचना को विकसित किया, जिसकी जड़ें औपनिवेशिक युग की जमींदारी एवं रैयतवाड़ी प्रणाली से जुड़ी हुई हैं। स्वतंत्र भारत कृषि सुधारों की शुरुआत। स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कृषि सुधार और औद्योगिकरण की एक व्यापक योजना लागू की गई। इसका उद्देश्य गंभीर कृषि संकट को समाधान करना था, जिसमें कम उत्पादकता, आयातित खाद्यान्नों पर निर्भरता तथा व्यापक ग्रामीण गरीबी जैसी समस्याएं शामिल थीं। इस योजना के अंतर्गत भूमि स्वामित्व प्रणाली में सुधार के साथ भूमि के न्यायसंगत वितरण को कृषि प्रगति के लिए महत्वपूर्ण माना गया। सन 1950 से 1970 के बीच में भूमि सुधार कानूनों की एक श्रृंखला को शुरू किया गया। इसे राष्ट्रीय स्तर के साथ राज्य के स्तर पर भी चलाया गया, जिसका उद्देश्य कृषि संरचना में सामाजिक परिवर्तन लाना था।
जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। प्रथम महत्वपूर्ण कानून जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, जिसका उद्देश्य कृषकों एवं राज्य के बीच मध्यस्थ बिचौलियों को समाप्त करना था। यह कानून संभवतः सर्वाधिक प्रभावी सिद्ध हुआ क्योंकि इसने जमींदारों की आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति को कमजोर किया तथा वास्तविक भूस्वामियों एवं कृषकों की स्थिति को मजबूत किया। काश्तकारी उन्मूलन एवं विनियमन अधिनियम। बाद के प्रमुख सुधारों में काश्तकारी उन्मूलन एवं विनियमन अधिनियम मुख्य थे, जिनका उद्देश्य या तो काश्तकारी को प्रतिबंधित करना अथवा काश्तकारों की सुरक्षा के लिए किराए को विनियमित करना। हालांकि इन कानूनों की प्रभावशीलता अधिकांशतः सीमित रही। अधिकांश राज्यों ने इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया, जिसके कारण भूमिहीनता एवं असमानता की समस्या जारी रही। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल एवं केरल में इन सुधारों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया गया। इन राज्यों में किए गए समस्त एवं कृषि पुनर्गठन प्रयासों के कारण काश्तकारों को भूमि अधिकार प्रदान किए गए, जिससे इन क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। भूमि हदबंदी अधिनियम। भूमि सुधार कानूनों की एक और प्रमुख श्रेणी भूमि हदबंदी अधिनियम थी, जिसके अंतर्गत विशिष्ट परिवार के लिए भूमि रखने की अधिकतम सीमा तय कर दी गई। प्रत्येक क्षेत्र में हदबंदी भूमि के प्रकार, उपज और अन्य इसी प्रकार के कारकों पर निर्भर थी। यह सीमा भूमि के प्रकार एवं उसकी उत्पादकता के आधार पर अलग अलग हो सकती थी। इस अधिनियम का उद्देश्य अधिशेष भूमि की पहचान करके उन्हें भूमिहीन परिवारों एवं अनुसूचित जातियों व जनजातियों जैसे विशेष सामाजिक समूहों में परिवर्तित करना था। हालांकि इन कानूनों का क्रियान्वयन विस्तृत स्तर पर विफल रहा। विभिन्न कानूनी खामियों के कारण जमींदार अधिशेष भूमि को राज्य द्वारा अधिकृत होने से बचाने में सफल रहे। कई मामलों में भूमि मालिकों ने इन कानूनों से बचने के लिए बेनामी हस्तांतरण जैसी भ्रामक प्रक्रियाओं का सहारा लिया, जिससे भूमि सुधार का उद्देश्य कमजोर हो गया तथा गरीबों तक उनका लाभ नहीं पहुंच पाया। असमान प्रगति और निरंतर असमानता। भारत के विभिन्न कृषि संरचनाओं एवं भूमि सुधारों की प्रगति में उल्लेखनीय अंतर देखा गया है। औपनिवेशिक युग से अब तक कुछ हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बावजूद कृषि संरचना में अभी भी उच्च असमानता बनी हुई है, जो कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है। अंततः कृषि के विकास को प्रोत्साहित करने, ग्रामीण गरीबी को कम करने एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी भूमि सुधार की अभी भी अत्यधिक आवश्यकता है। हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणाम। हरित क्रांति तथा विशेष रूप से गेहूं चावल के लिए उच्च उपज वाले बीज HYV हाई यील्ड वैरायटीज बीजों के उपयोग के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में बड़ी वृद्धि से है। सरकार द्वारा संचालित इस कृषि आधुनिकीकरण को प्रमुख रूप से अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों द्वारा वित्त पोषित किया गया। इसके तहत किसानों को उच्च उपज वाले कृषि बीज, किस्म, कीटनाशक, उर्वरक और अन्य कृषि सामग्री प्रदान की गई, जो मुख्य रूप से सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में केंद्रित थी। इसका लक्ष्य गेहूं एवं चावल की खेती को बढ़ावा देना था। हरित क्रांति के प्रभाव। क्षेत्रीय प्रभाव एवं प्राथमिक प्रभाव। हरित क्रांति का लाभ मुख्य रूप से पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में प्राप्त हुआ। इसने कृषि उत्पादकता में तीव्र वृद्धि की, जिससे भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। हालांकि इसका अधिकांश लाभ मध्यम एवं बड़े किसानों तक सीमित रहा, क्योंकि नवीन कृषि तकनीकों एवं सामग्री की लागत अधिक थी, जिसने ग्रामीण समुदायों में अधिक असमानता में और वृद्धि हुई। सामाजिक असमानता और विस्थापन। कृषि के व्यवसायीकरण और उससे मिलने वाले लाभों ने भूस्वामियों को अपनी भूमि पर स्वयं कृषि करने के लिए प्रेरित किया, जिससे काश्तकार कृषक का विस्थापन होने लगा। इसके अतिरिक्त आधुनिक कृषि मशीनरी के उपयोग
से पारंपरिक सेवा प्रदाता जातियों के लोगों को उनके कार्यों से विस्थापित कर दिया, जिससे ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में पलायन में वृद्धि हुई। इस चरण में विविधीकरण की प्रवृत्ति देखी गई, जहां समृद्ध किसानों ने आर्थिक लाभ अर्जित किया, जबकि गरीब किसान और ग्रामीण श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि उनकी स्थिति और दयनीय हो गई। कृषि पद्धति में विस्तार एवं परिवर्तन। हरित क्रांति का दूसरा चरण 1980 के दशक में शुरू हुआ, जिसमें जिसमें सूखे तथा आंशिक आंशिक सिंचित क्षेत्रों में रहने वाले किसानों ने हरित क्रांति की कृषि के तरीकों का पालन शुरू किया। इन क्षेत्रों में शुष्क कृषि से सिंचित कृषि की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। साथ ही फसल के प्रतिमानों एवं प्रकारों में भी परिवर्तन आया। हालांकि बाजारोन्मुख एकल फसल पद्धति की ओर सुझाव ने किसानों को आजीविका सुरक्षित बना दिया, क्योंकि किसी भी फसल की विफलता बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव में उन्हें अधिक आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। क्षेत्रीय समानताएं। हरित क्रांति ने अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्रीय समानताओं को बढ़ा दिया, क्योंकि जिन क्षेत्रों में यह कृषि परिवर्तन नहीं पहुंचा, वहां पश्चिमी सामंती कृषि संरचना, जातिगत एवं वर्गीय विषमताएं बनी रहीं। पारंपरिक कृषि का ह्रास हुआ। इसके अतिरिक्त आधुनिक कृषि के प्रोत्साहन ने भारत की समृद्ध पारंपरिक कृषि ज्ञान एवं विविध बीज प्रजातियों को प्रभावित किया। इसने वैज्ञानिक और किसान आंदोलन के बीच एक विमर्श को जन्म दिया, जिसमें पारंपरिक तथा जैविक कृषि पद्धति की ओर लौटने का आह्वान किया गया। इससे हरित क्रांति एवं उत्पन्न प्रतिकूल पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों को कम किया जा सके। स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण समाज में परिवर्तन। स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संबंधों की प्रकृति ने अनेक प्रभावशाली रूपांतरण हुए, विशेषतः उन क्षेत्रों में जहां हरित क्रांति लागू हुई। ये बदलाव निम्नलिखित थे। गहन कृषि के कारण कृषि मजदूरी की बढ़ोतरी, भुगतान में वस्तुओं अनाज के स्थान पर नकद भुगतान, पारंपरिक बंधनों में शिथिलता, अपना भूस्वामी एवं किसान या कृषि मजदूरों जिन्हें बंधुआ मजदूर भी कहते हैं के माध्यम से पुश्तैनी संबंधों में कमी होना तथा मुक्त दिहाड़ी मजदूरों के वर्ग का उदय। भूस्वामियों जो अधिकतर प्रबल जाति के होते थे तथा कृषि मजदूरों के अधिकतम निम्न जातियों के मध्य संबंधों की प्रवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन समाजशास्त्री जॉन ब्रेमन ने संरक्षण से शोषण की ओर बदलाव में किया था। नेमन 1974 में जो इस तथ्य का समर्थन करता है कि कृषि अब बाजारोन्मुख पूंजीवादी व्यवस्था का हिस्सा बन गई थी। इस व्यवसायीकरण ने न केवल बेहतर बाजार एकीकरण को बढ़ावा दिया, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रा प्रवाह को भी बढ़ावा दिया, जिसमें व्यापार एवं रोजगार के नवीन अवसर उत्पन्न हुए। आर्थिक विविधीकरण और क्षेत्रीय अभिजात वर्ग का उदय।